हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ साध्वी। और आज हम अपना पुराना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ फैक्टर्स कॉजिंग लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो आज हमने हमारा थर्ड फैक्टर पढ़ना है, दैट इज़ एक्जॉटिक और एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन। नाउ व्हाट इज़ एक्जॉटिक स्पीशीज़? एक्जॉटिक स्पीशीज़ क्या होती है? किसी भी जोग्राफिकल रीजन में या किसी भी एरिया में कोई नई स्पीशीज़ का आना, किसी नई स्पीशीज़ का एंटर करना, उसको आप क्या बोलते हो? एलियन स्पीशीज़ और एक्जॉटिक स्पीशीज़ इन्वेजन। ठीक है, मीन्स जो नई स्पीशीज़ है उसी को आप क्या बोलते हो? एक्जॉटिक स्पीशीज़। और वो किसी रीजन में आके अपना मतलब बसेरा कर ले तो उसको आप क्या बोलोगे? एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब क्या होता है? कब्जा। ओके। और एलियन स्पीशीज़ या एक्जॉटिक स्पीशीज़ को आप और क्या बोलते हो? नॉन नेटिव, क्योंकि वो हमारी कंट्री से बिलोंग नहीं करती है। सपोज अगर इंडिया में कोई स्पीशीज़ आएगी बाहर यूएसए से, तो हम बोलेंगे कि जो ये यूएसए की स्पीशीज़ है इट इज़ एन एक्जॉटिक स्पीशीज़ और एलियन स्पीशीज़, वो हमारी नेटिव स्पीशीज़ नहीं है। ओके। अब जो ये एक्जॉटिक स्पीशीज़ होती है क्या करती है? इट मे कॉज डिसअपेयरेंस ऑफ नेटिव स्पीशीज़ थ्रू चेंज्ड बायोटिक इंटरेक्शंस। इसका मतलब है कि जो ये एक्जॉटिक स्पीशीज़ होती है ये नेटिव स्पीशीज़ को डिसअपेयर कर सकती है। हमारी जो नेटिव स्पीशीज़ है उसको डिसअपेयर कर सकती है। कैसे? क्योंकि जब भी कभी कोई नई स्पीशीज़ आएगी तो ऑब्वियसली जो वो एरिया होगा जहाँ पे पहले से ही हमारी नेटिव स्पीशीज़ रहती है, वो वहाँ जो एक्जॉटिक स्पीशीज़ है वो वहाँ के रिसोर्सेज यूज़ करेगी, वहाँ अपना हैबिटेट बनाएगी, वहाँ के रॉ मटेरियल्स यूज़ करेगी, वहाँ के बायोटिक कंपोनेंट्स को चेंज करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसका बायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरैक्ट करने का तरीका दूसरा होगा। तो बायोटिक इंटरैक्शंस को वो चेंज कर देगी, जिसकी वजह से जो वहाँ रहती हुई नेटिव स्पीशीज़ है वो धीरे धीरे करके डिसअपेयर हो जाएगी, क्योंकि वो तो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगी। इसीलिए एक्जॉटिक स्पीशीज़ जो है वो क्या करती है? इट कॉजेज डिसअपेयरेंस ऑफ नेटिव स्पीशीज़ थ्रू चेंज्ड बायोटिक इंटरैक्शंस। ओके। और ये जो एक्जॉटिक स्पीशीज़ है इट इज़ द सेकेंड मेजर कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़। जो पहला फर्स्ट एंड प्राइमरी कॉज था वो कौन सा था? हैबिटेट लॉस एंड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। तो ये वाला जो एक्जॉटिक स्पीशीज़ इन्वेजन है इट इज़ द सेकेंड मेजर कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़। किसी भी बाहर की स्पीशीज़ का आना हमारी नेटिव प्लेस में, उसकी वजह से हमारी नेटिव स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो दिस इज़ द सेकेंड मेजर कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़। ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर हियासिंथ, इसका साइंटिफिक नेम है इशोर्निया क्रेसिपिस। वाटर हियासिंथ को और क्या बोला जाता है? टेरर ऑफ बंगाल। ओके, इसको टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है। इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? क्योंकि जो बंगाल की रिवर थी वहाँ का पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन पोल्यूशन रिड्यूस करने के बजाय इसने क्या किया? इसने वहाँ की जो रिवर थी उधर का सारा ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम कर लिया, उसके रूट्स ने सारा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिया, जिसकी वजह से जो उस रिवर में रहते हुए एक्वाटिक एनिमल्स और जो भी प्लांट्स थे वो सारे के सारे क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए। तो इसीलिए इसका नाम दिया जाता है टेरर ऑफ बंगाल। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज नाइल पर्च। नाइल पर्च एक प्रीडेटर फिश है। प्रीडेटर फिश मीन्स जो दूसरी फिशेस को खाएंगी, शिकार करने वाली। ओके। नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया था ईस्ट अफ्रीका की लेक विक्टोरिया में। ओके। वहाँ पे ईस्ट अफ्रीका की जो लेक विक्टोरिया थी वहाँ पे एक हर्बीवोर्स और डेट्रीवोर्स फिशेस रहते थे। तो ये नाइल पर्च ने क्या किया? वहाँ की जो जितनी भी डेट्रीवोर्स फिशेस थी और जो हर्बीवोर्स फिशेस थी उनको खाना शुरू कर दिया। तो जैसे से उनको खाना शुरू कर दिया तो हर्बीवोर्स फिशेस और डेट्रीवोर्स फिशेस जो हैं वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गई। एक्सटिंक्ट होने की वजह से इसको दोबारा खाने के लिए कुछ मिला नहीं, तो ऑटोमेटिकली ये भी एक्सटिंक्ट हो गई। ओके। तो ये वाटर हियासिंथ है, नाइल पर्च, ये दोनों की दोनों क्या थी? एक्जॉटिक स्पीशीज़ थी, एलियन स्पीशीज़ थी। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जिस भी एरिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया वहाँ के जो नेटिव स्पीशीज़ थे उनको इन्होंने डिसअपेयर कर दिया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज को एक्सटेंशन। को का मतलब होता है साथ। ओके। तो इसमें क्या होगा? इसमें मेन चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें होता है ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। ऑब्लिगेटरी का मतलब है जो फॉलो करना ही करना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। मीन्स अगर
कोई एक स्पीशीज़ किसी के ऊपर डिपेंड है तो वो उसी के ऊपर डिपेंड रहेगा, एक ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है। एंड साथ में क्या है, म्यूचुअल, दोनों के बीच है, दोनों का एक ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होगा, ठीक है। अब को एक्सटिंक्शन में क्या होता है, अगर एक स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा स्पीशीज़ भी एक्सटिंक्ट साथ में ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप है, ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, ठीक है। इस ऑब्लिगेटरी वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ कि कोई स्पीशीज़ जो है वो एरोबिक है, मीन्स वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही काम करती है। अब अगर मैं कंडीशन को बना दूँ एनारोबिक, तो वो जो स्पीशीज़ है वो मर जाएगी, वो उसमें सर्वाइव नहीं कर सकती। इट मीन्स वो स्पीशीज़ जो है इट इज़ ऑब्लिगेटरी एरोबिक, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही काम करना है। वैसे ही ये ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप का मतलब है कि हालांकि है तो म्यूचुअल रिलेशनशिप, दोनों की तरफ से रिलेशनशिप है, बट कैसा है, ऑब्लिगेटरी, कि एक स्पीशीज़ को दूसरी स्पीशीज़ पे ही डिपेंड होना पड़ेगा और उस दूसरी स्पीशीज़ को पहली वाली पे ही डिपेंड होना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली अगर एक स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई तो ऑटोमेटिकली दूसरी स्पीशीज़ भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इसी को आप क्या बोलते हो, को एक्सटिंक्शन, कि मतलब अगर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं तो वो साथ साथ में हो रहे हैं, ओके। इसमें एग्जांपल आती है प्रोन्यूमा यूकैलिस और एक यूका। ये एक फिश है और ये यूका जो है ये इस फिश का पैरासाइट है, ठीक है। अगर ये एक्सटिंक्ट होगा तो ये भी ऑटोमेटिकली एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अदर कॉजेज, सम अदर कॉजेज ऑफ फैक्टर्स कॉजिंग लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो अदर कॉजेज़ में क्या क्या आता है, जैसे फर्स्ट आता है ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे इंडस्ट्रीज़ की इमिशंस, जो इंडस्ट्रीज़ में धुआं निकलता है, जो भी पोल्यूशन निकलता है, इमिशंस, ऑटोमोबाइल में से जो इमिशंस होती हैं, सीवेज का जो गंदगी का डिस्पोजल होता है, जो भी ह्यूमन के थ्रू की गई जितनी भी ये मतलब एक्टिविटीज़ हैं जिससे पोल्यूशन कॉज हो, तो वो आ जाता है आपका अदर कॉजेज़ में। उससे भी बहुत सारी स्पीशीज़ जो है वो ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन आ सकती हैं, ठीक है। देन उसके बाद है एसिड रेन। तो एसिड रेन में क्या होता है, सल्फ़र और नाइट्रोजन ऑक्साइड के एमिशंस होते हैं बहुत सारे। तो एसिड रेन अगर किसी भी मतलब किसी भी एरिया में पड़ेगी तो उस एरिया की जो स्पीशीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होने शुरू हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे करके उनकी पॉपुलेशन कम होती जाएगी, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। देन ऑयल स्पिल्स इन सी, अगर सी में जो सी वाटर है उसमें अगर तेल का रिलीज़ हो गया बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से जो वहाँ पे एक्वाटिक एनिमल्स हैं या एक्वाटिक प्लांट्स हैं वो सारे मर जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली उनकी स्पीशीज़ भी क्या होने शुरू हो जाएगी, एक्सटिंक्ट होने शुरू हो जाएगी। देन पेस्टिसाइड्स एंटरिंग फूड चेन कॉजिंग बायोमैग्निफिकेशन। अब जैसे हम प्लांट्स के ऊपर पेस्टिसाइड्स फेंकते हैं, ठीक है, वो प्लांट किसी हर्बीवोर ने खाया, उस हर्बीवोर के अंदर भी वो पेस्टिसाइड आएगा, उस हर्बीवोर को कोई प्राइमरी कार्निवोर खा लेगा, उसके अंदर भी एक मतलब उसके अंदर भी पेस्टिसाइड एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएगा। तो ये जो जब कभी भी एक फूड चेन के अंदर कभी भी केमिकल्स का एक्यूमुलेशन होने शुरू हो जाता है, उसी को आप बायोमैग्निफिकेशन कहते हो, ठीक है। तो इसलिए पेस्टिसाइड्स जो फूड चेन में एंटर हो रही हैं उसकी वजह से क्या होगा, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में वो पेस्टिसाइड जो है वो ट्रांसफ़र होता जाएगा। हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर पेस्टिसाइड का लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल इन अ फूड चेन और एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सबस्टेंसेस इन अ फूड चेन इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन किसकी वजह से हो रही है, पेस्टिसाइड्स की वजह से, और ये पेस्टिसाइड भी एक कॉज है जिसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। देन उसके बाद कुछ लेड या कुछ हैवी मेटल्स जो वाटर बॉडी में एंटर कर जाते हैं उसकी वजह से भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से दे कम ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ओके। देन लास्ट इज यूट्रोफिकेशन। नाउ व्हाट इज यूट्रोफिकेशन। कभी कभार क्या होता है कि जब भी कभी हम जैसे फॉर एग्जांपल जो फील्ड्स होते हैं या जैसे ह्यूमन सीवेज का डिस्पोजल करता है, तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट या ये जो सीवेज होता है ना, इसके क्या होने शुरू हो जाती है, एक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है वाटर बॉडी में। बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट, सीवेज डिस्पोजल और बहुत सारा अगर न्यूट्रिएंट कंटेंट अगर पानी में ज़्यादा जमा होने शुरू हो जाए तो वहाँ पे क्या हो जाती है, डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। मतलब वो पानी का जो एरिया है वो लैंड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, सीवेज डिस्पोजल
एक्सेसिव न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, मतलब न्यूट्रिएंट जो पानी में होना चाहिए उससे कई ज़्यादा न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन वाटर बॉडी। इसी को आप क्या बोलते हो, यूट्रोफिकेशन। ठीक है, इस यूट्रोफिकेशन से क्या होता है, इससे ऑक्सीजन का डिप्लीशन हो जाएगा, क्योंकि उस वाटर बॉडी में जो ऑक्सीजन होगा वो जो ये जो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स हो रही है वो प्लांट्स उसको यूटिलाइज करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लैंड बनाने के लिए उन्हें कुछ तो अपना रॉ मटेरियल चाहिए ना। तो डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, उस वाटर बॉडी में से जब ऑक्सीजन निकल जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लैंड में। तो यूट्रोफिकेशन भी एक कॉज है जिसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। ओके क्लास, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेड डेटा बुक एंड IUCN। So what is IUCN? IUCN stands for International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Means कि IUCN क्या है, एक इंटरनेशनल यूनियन है जो कि क्या करती है, नेचर और उसके नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करती है। ठीक है, IUCN को अब क्या बोला जाता है, और वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, WCU, इसे अब क्या बोला जाता है, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, लैंड, इसमें G साइलेंट है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, लैंड, जो कि कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। ओके, IUCN क्या करती है, IUCN मेंटेन करती है एक रेड डेटा बुक या रेड लिस्ट। व्हाट इज दिस रेड डेटा बुक? ये एक लिस्ट है या एक कैटलॉग है। इसमें क्या होता है, इसमें थ्रेटेंड स्पीशीज, जितने भी थ्रेटेंड स्पीशीज हैं, मीन्स थ्रेटेंड प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि एक्सटिंक्शन का रिस्क फेस कर रहे हैं। अभी एक्सटिंक्ट हुए नहीं हैं लेकिन वो एक्सटिंक्शन का रिस्क फेस कर रहे हैं, उन सभी स्पीशीज़ के नाम इस रेड डेटा बुक के अंदर होते हैं। इसलिए इसको रेड डेटा बुक इसलिए बोला जाता है क्योंकि जिस पे खतरा होता है, जैसे खतरे का साइन क्या होता है, रेड साइन होता है, डेंजर का हम रेड साइन दिखाते हैं। तो वैसे ही जितने भी ये थ्रेटेंड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, इसको भी एक रेड डेटा बुक में रखा गया है। ठीक है, तो what is red data book? It is a list or it is a catalog of threatened plants and animals facing risk of extinction. Okay? ये रेड लिस्ट जो थी ये कब शुरू की गई थी, ये कब बनाई गई थी, 1964 में। Now what is this threatened species? ये threatened species होते क्या है? Threatened species वो species हैं which are liable to become extinct, जो extinct हो सकते हैं, अभी हुए नहीं है but extinct हो सकते हैं अगर उन्हें प्रॉपर हैबिटेट, प्रॉपर फूड, प्रॉपर रिसोर्सेज, प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं की गई, तो वो जो हमारे थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं वो क्या बन सकते हैं, वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। ओके, अब यहाँ आगे एक चार्ट है, ये IUCN की रेड लिस्ट है। इसमें ऐसी कुछ कैटेगरीज हैं, मतलब स्पीशीज़ के बारे में कुछ कैटेगरीज हैं। जैसे सभी स्पीशीज़ हैं, सभी स्पीशीज़ में दो कैटेगरीज हैं। एक वो कैटेगरी है जिसको अभी इवैल्यूएट नहीं किया गया है, जिसका नाम है नॉट इवैल्यूएटेड, और एक कैटेगरी है जिसको इवैल्यूएट कर दिया गया है, उसका नाम क्या रखा हुआ है, इवैल्यूएटेड। अब इवैल्यूएटेड कैटेगरी में दो तरह के और सब कैटेगरीज हैं, एक आता है डेटा डेफिशिएंट, एक आता है एडिक्वेट डेटा। डेटा डेफिशिएंट वो है जिनके बारे में हमें अभी पूरा डेटा नहीं पता है, जिनके बारे में अभी पूरा डेटा फाइंड आउट नहीं किया गया है, तो उसका क्या नाम दे दिया हुआ है, डेटा डेफिशिएंट, DD। और एक कैटेगरी आती है जिसमें एडिक्वेट डेटा है, जिसके बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा डेटा हमारे पास है, तो उसको किस में डाला हुआ है, एडिक्वेट डेटा में। अब इस एडिक्वेट डेटा में भी आगे फर्दर सब कैटेगरीज हैं। एडिक्वेट डेटा में आते हैं वो स्पीशीज़ जो भी लीस्ट कंसर्न है, LC। ऐसे एडिक्वेट डेटा वाले स्पीशीज़ जो अभी नियर थ्रेटेंड है, जो अभी बिल्कुल थ्रेट के लाइक वर्ज पे है, जो अभी प्रॉपर, जिनके ऊपर खतरा नहीं है कोई, लेकिन वो खतरे की बॉर्डर लाइन पे है, नियर थ्रेटेंड। ओके, फिर एडिक्वेट डेटा में आते हैं कुछ ऐसे स्पीशीज जो थ्रेटेंड है, मींस वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं अगर उन्हें प्रॉपर फूड, न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड नहीं किया गया। उस थ्रेटेंड स्पीशीज में कौन कौन आते हैं, वनरेबल, जो जिनके ऊपर खतरा है, एंडेंजर्ड, देन क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ओके, उसके बाद एडिक्वेट डेटा में और कौन आते हैं, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, जिसको आप क्या बोलते हो, EW। ओके, और लास्ट में आते हैं एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो ये कुछ ये IUCN की रेड लिस्ट है जिसमें ऐसे कैटेगरी वाइज जो है स्पीशीज़ को डिवाइड किया गया है। हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। तो अभी आप जैसे देख सकते हो ऑल स्पीशीज़ को दो में किया है, नॉट इवैल्यूएटेड, इवैल्यूएटेड। इवैल्यूएटेड में वो जिसका अभी पूरा डेटा नहीं है और जिसका पूरा डेटा है। एडिक्वेट डेटा में लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, थ्रेटेंड स्पीशीज़। थ्रेटेंड स्पीशीज़ में फर्दर 3 कैटेगरीज है, वनरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड।
और एडिक्वेट डेटा में एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड एंड एक्सटिंक्ट। ओके क्लास, अब हमारा फर्स्ट स्पीशीज़ है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ क्या होते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ हैं जिनका लास्ट इंडिविजुअल मीन्स उस स्पीशीज़ का लास्ट इंडिविजुअल भी अर्थ से कंप्लीटली वाइप आउट हो गया हो। मीन्स किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ का कोई भी इंडिविजुअल इस अर्थ पे बचा ना हो, तो उसको आप क्या बोलोगे? एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। मीन्स दैट द लास्ट इंडिविजुअल ऑफ द सेड स्पीशीज़ हैज़ डाइड आउट फ्रॉम अर्थ। जो उसका आखिरी इंडिविजुअल बचा होगा उस स्पीशीज़ का, वो अर्थ से कंप्लीटली वाइप आउट हो गया हो, जो टोटली मर चुका हो, जैसे डोडो और पैसेंजर पिजन और कैरोलिना पैराकीट। ओके, नंबर सेकंड इज एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब है ये वो स्पीशीज़ हैं जो अपने नेचुरल हैबिटेट में ही एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, जो अपने नेचुरल हैबिटेट में ही एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, जैसे हवाईन क्रो और सोकोरो डव। ठीक है, तो ये कौन से स्पीशीज़ हैं जिनका अपना ही जो वाइल्ड हैबिटेट है, अपने ही जो नेचुरल हैबिटेट है, उसी में वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड वो स्पीशीज़ हैं विच आर फेसिंग वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। ऐसे स्पीशीज़ जो एक्सटिंक्शन के रिस्क को फेस कर रहे हैं, मतलब इनफैक्ट वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन को फेस कर रहे हैं इन द वाइल्ड, और वो एट एनी मोमेंट एक्सटिंक्ट हो सकते हैं इन द इमीडिएट फ्यूचर। मतलब एकदम से वो किसी भी मोमेंट में वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। वो इतने हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पे है कि किसी भी मोमेंट पे वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। मीन्स उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा कम है कि इमीडिएट फ्यूचर में वो किसी भी मोमेंट में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, जैसे मलायन टाइगर, जैसे रेड वुल्फ, जैसे नॉर्दर्न वाइट राइनोसॉर्स। तो ये कुछ स्पीशीज़ हैं जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। उसके बाद आते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होते हैं? ये भी बहुत ही हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन को फेस करेंगे, लेकिन इनका रीज़न क्या है? इनके हैबिटेट में डिक्रीज हो रहा है, इनकी एक्सेसिव हंटिंग या एक्सेसिव प्रिडेशन हो रही है, उस वजह से ये हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन को फेस कर रहे हैं। तो वो वाले स्पीशीज़ आपके कौन से आ जाते हैं? एंडेंजर्ड स्पीशीज़, जैसे रेड पैंडा, एशियाटिक वाइल्ड एस, मास्क डियर, इंडस्ट्रियल डॉल्फिन, या चिरू को और क्या बोला जाता है? तिब्बतन एंटीलोप। ओके, नेक्स्ट इज वल्नरेबल स्पीशीज। तो ये वल्नरेबल स्पीशीज क्या होती हैं? ऐसी स्पीशीज जो ना कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ना ही एंडेंजर्ड है। नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, नीदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड नॉर एंडेंजर्ड, लेकिन इनकी पॉपुलेशन इतनी सफिशिएंट है कि ये बच सकते हैं, लेकिन स्टिल ये क्या हो रहे हैं? डिप्लीट हो रहे हैं। ऐसे स्पीशीज विच आर नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड बिकॉज ऑफ सफिशिएंट पॉपुलेशन, इनकी पॉपुलेशन इतनी है कि सफिशिएंट है, लेकिन स्टिल सफिशिएंट पॉपुलेशन होने के बावजूद भी ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? डिलीट हो रहे हैं। इनकी पॉपुलेशन जो है, इनके मेंबर्स जो हैं वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रहे हैं कुछ फैक्टर्स की वजह से। फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स, कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? डिप्लीट हो रहे हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्नो लेपर्ड, क्रेन या ब्रॉड स्नाउटेड क्रोकोडाइल, ये कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जो वनरेबल हैं। ओके, देन आते हैं आपके लोअर रिस्क और नियर थ्रेटेंड स्पीशीज। ये ऐसे स्पीशीज हैं जिनका एक्सटिंक्शन का रिस्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। इनको बस थोड़ा सा हमारा थोड़ा सा एफर्ट चाहिए कि ये नॉर्मल फ्लरिशिंग वापस, मतलब नॉर्मल अपने जिस नंबर में ये है, जितनी इनकी पॉपुलेशन है, अगर इनकी पॉपुलेशन थोड़ी बहुत कम हो रही है तो अगर हम कुछ एफर्ट करें इनको प्रिजर्व करने के लिए तो इनकी पॉपुलेशन वापस से उतनी ही रिज्यूम हो जाएगी। तो दीज आर दो स्पीशीज हैविंग लोअर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, require only a small attention to become normal flourishing species। तो ये near threatened है, मीन्स ये अभी प्रॉपर उसमें ख़त्म भी नहीं हो रहे हैं, बट ये थ्रेट की बॉर्डर लाइन पे है कि अगर हम थोड़ा सा एफर्ट लगाएं, थोड़ा अमाउंट ऑफ अटेंशन इनको दें, तो ये वापस से अपने उस नंबर में या उस संख्या में वापस आ सकते हैं, जैसे माउंटेन बीवर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट आता है डेटा डेफिशिएंट। डेटा डेफिशिएंट कौन से स्पीशीज़ हैं? मींस ऐसे स्पीशीज़ जिनका
लाइक एक्सटिंक्शन का जो डेटा है, चाहे वो डायरेक्ट डेटा हो या इनडायरेक्ट डेटा हो, जिनके एक्सटिंक्शन की असेसमेंट पूरी तरह से नहीं की गई है, क्योंकि इतना हमारे पास डेटा है ही नहीं कि हम ये जान सके कि कितने स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। तो डेटा डेफिशिएंट स्पीशीज़ में मतलब वो वाले स्पीशीज़ आएंगे जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असेसमेंट किसका, ऑफ रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इज़ वेरी डेफिशिएंट। मीन्स हमारे पास इतना प्रॉपर डेटा नहीं है कि हम उनके एक्सटिंक्शन का असेसमेंट लगा सके कि वो कितने बचे हैं या कितने एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है। जैसे हैग फिश या ड्रैगन फिश, इनका डेटा डेफिशिएंट है, हमारे पास इनका इतना डेटा नहीं है। फिर आते हैं हमारा नेक्स्ट नॉट इवैल्यूएटेड। नॉट इवैल्यूएटेड वो है जिनको कभी भी मतलब इवैल्यूएट नहीं किया गया फॉर द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, कि वो एक्सटिंक्शन के किस रिस्क पे है, कितना रिस्क पे है, उनके बारे में कोई भी इवैल्यूएशन नहीं की गई है। देन आता है लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न वो है ऐसे स्पीशीज विद द लोअर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, जिनका एक्सटिंक्शन का इतना रिस्क नहीं है, बहुत ही कम रिस्क है, तो उनको ज़्यादा कंसर्न में लिया नहीं जाता, उनके ऊपर ज़्यादा इतना ध्यान दिया नहीं जाता है। दे आर लीस्ट कंसर्न्ड। जैसे इसमें एग्जाम्पल है गोल्डन जेकॉल और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। अब यहाँ 3 कुछ और स्पीशीज़ भी हैं, फॉर एग्जाम्पल रेयर स्पीशीज़, इंटरमीडिएट स्पीशीज़ एंड आउट ऑफ डेंजर। रेयर स्पीशीज़ वो हैं जिनकी नेचुरली ही स्मॉल पॉपुलेशन है, जो नेचुरली बहुत कम पॉपुलेशन में पाए जाते हैं, जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, और ना ही वो एंडेंजर्ड है या वनरेबल है, इन दोनों में से वो कुछ भी नहीं है, बट स्टिल दे आर एट रिस्क। मीन्स ऐसे स्पीशीज़ जो नेचुरली कम है, वो एंडेंजर्ड भी नहीं है ना वनरेबल है, लेकिन स्टिल वो एक रिस्क पे है। जैसे क्लाउडेड लेपर्ड, घारियाल, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, ठीक है। ये ऐसे स्पीशीज़ हैं विच आर नेचुरली स्मॉल, जिनकी पॉपुलेशन स्मॉल है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत कम स्पीशीज़ हैं, इसके इंडिविजुअल्स बहुत कम है स्पीशीज़ के, ना ही वो एंडेंजर्ड है ना ही वनरेबल है, बट स्टिल दे आर एट रिस्क। फिर आते हैं इंटरमीडिएट स्पीशीज़। तो इंटरमीडिएट स्पीशीज़ वो हैं जो एक्सटिंक्शन के डेंजर में तो हैं, लेकिन रीज़न हमें पता नहीं है कि रीज़न किस वजह से वो एक्सटिंक्ट क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं। मीन्स दे आर इन द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन बट द रीज़न इज़ नॉट नोन। जैसे शॉर्ट एयर्ड रैबिट ऑफ सुमात्रा एंड मैक्सिकन प्रेरी डॉग, ठीक है। ये 2 स्पीशीज़ ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट तो हो रहे हैं, डेंजर है इनके ऊपर एक्सटिंक्शन का, लेकिन इसका रीज़न हमें पता नहीं है कि एक्सटिंक्ट क्यों हो रहे हैं। देन लास्ट वन इज़ आउट ऑफ डेंजर। आउट ऑफ डेंजर ऐसे स्पीशीज़ हैं जो अब सिक्योर हो चुके हैं, क्योंकि हमने कंजर्वेशन मेथड्स अपनाए और इनको हमने सिक्योर कर लिया। तो जो भी स्पीशीज़ अब सिक्योर हो गए हैं, जिनकी पॉपुलेशन वापस से फ्लरिश हो गई है, उसे हमने आउट ऑफ डेंजर की कैटेगरी में डाल दिया। ओके।